अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद अंदरूनी और बैरूनी साजिश के 2 बयानिए बनाए थे। आज उन दोनों बयानियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इमरान खान ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें हटाने के लिए अमेरिका ने साजिश की और उस साजिश को कामयाब बनाने में पाकिस्तान के अंदर मौजूद किरदारों ने भी काम किया। इमरान खान इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पर भी खुलकर तनकीद करते रहे हैं। पाक फौज के न्यूट्रल होने को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक की बातें करते रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को मौजूदा हुकूमत का हैंडलर भी करार दे चुके हैं और मौजूदा पंजाब हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम भी पिछले हफ्ते एस्टैब्लिशमेंट पर लगा चुके हैं। और 2 दिन पहले गुजरावाला में जलसे से खिताब में इमरान खान ने बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया और कहा कि कौम एस्टैब्लिशमेंट को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन आज इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की बिलवास्ता तजवीज़ दे दी है और कहा है कि नए आर्मी चीफ का मामला नई हुकूमत आने तक मौखर कर देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत इलेक्शन जीत जाए तो फिर अपना आर्मी चीफ लगाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, वरना जो हुकूमत बनाए वो अपना आर्मी चीफ लगाए। और इस हवाले से कानून में गुंजाइश निकालने की भी बात कर रहे हैं, यानी बिलवास्ता इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने तक मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बैरूनी साजिश के बयानिए पर भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम होने का दावा तो कर रहे हैं, मगर साथ ही पीछे भी हटते दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक तरफ अमरीकी साजिश का बयानिया बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका के साथ ताल्लुकात रखने की बात भी कर रही है। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। ये भी कह चुके हैं कि अपोजिशन के रहनुमाओं को गैर मुल्की सिफारतकारों से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब खुद इमरान खान की बनी गाना में साबिक अमरीकी सिफारतकार रॉबिन रॉफेल से मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान अमरीकी सफ़ीर की मेज़बानी कर चुके हैं, इमदाद भी ले चुके हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ अमरीका में बेहतर इमेज के लिए एक PR फर्म से मुआहिदा भी कर चुकी है। सहाफ़ियों ने आज बार बार इमरान खान से मुलाकात का सवाल किया, मगर इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जो आर्मी चीफ के हवाले से वो बात कर रहे हैं, उस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ बोल रहे थे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात की है, मैं वो भी बात आपसे करूँगा। लेकिन आपने वाजे कर दिया था कि टॉप 5 में से जो भी होगा उसमें से कोई एक जर्नल आर्मी चीफ बन सकता है, इस उसूल से रूगर्दानी नहीं की जाएगी। मगर इमरान खान साहब नहीं है मानने को तैयार। वो कह रहे हैं कि जी मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं लगा सकते, ये क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। अब इलेक्शन हो, आप इलेक्शन जीत जाए तो आप लगा लें आके, वो जीत जाए तो वो लगा लें आके, उस वक्त तक आर्मी चीफ ना लगाया जाए। क्या कह रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जो उन्होंने आज बयानात दिए हैं उनका बेशतर उन बयानात के ऊपर आपका एनालिसिस आपने खुद भी 4-5 मिनट में जो है आपने बयान किया है। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, ये बड़ा प्रीमेच्योर है इस वक्त। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इस इशू को इस वक्त खोलना ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना हमारी इस अदारे के लिए बेहतर है, जो हमारी दिफा का अदारा है, हमारी दिफा का ज़ामिन है। उसके सरबराह को की अपॉइंटमेंट को एक कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल रेल में उसको घसीटना, मैं समझता हूँ कि इट्स ए डिसफेवर टू दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं। इट्स ए डिसफेवर। और ये हमारी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उसमें मैं कहूँगा, अपील करूँगा, मेहरबानी करूँगा तमाम सियासी अनासर से, जिनमें सर फहरिस्त जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके या न्यूट्रल का नाम लेके, मीर जाफर मीर सादिक का नाम लेके, जानवर का नाम लेके, वो इमरान खान है सर फहरिस्त जो है, वो नाम मुतनाज़ा बनाए इस प्रोसेस को जो है जिस तरह चलता आ रहा है पिछले 75 साल से, उसकी सेंटिटी बरकरार रहने दें। इस तरह ना करें, ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है। अगर एक अदारा जो है हमारा शिकस्त रेख से अल्लाह के फजल से बचा हुआ है तो उसको मुतराजा ना बनाए। मैं फिर साहब आपने पहले भी ये कहा था, मगर इमरान खान साहब तो आगे बढ़ गए ना। अब तो वो उन्होंने एक तजवीज़ भी सामने रख दी है। हालांकि आपने कहा था कि टॉप 5 में से एक होगा, अब वो आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि ये हुकूमत आर्मी चीफ, आप लोग बाद में बेशक कर लें, बाद में वो चोरी का, पैसे का या क्वालिफाइड ना होने की बात नहीं करें, मगर इलेक्शन जीत के अगर आप लोग आ जाए फिर बेशक तैनात कर लें, अभी नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको समझ गया हूँ, आपका सवाल, मैं मुझे मोहलत दें, मैं जवाब दूं। देखें, ये जो बात जो कर रहे हैं ये बेसिकली हमारी हुकूमत की इलेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब होके
मार्ज़ वजूद में आई हुई है, उसको अपनी आईनी जो फर्ज है उसका, जो नवंबर 29 को उसने अदा करना है, उसको अदा करने से रोका जाए। और उनको ये इत्मीनान है कि इलेक्शन जो होगा उसमें वो जीतेंगे, तो फिर वो अपनी मर्जी का, ये जो हसरत है उनकी जो पूरी ना हो सकी, पिछले अक्टूबर में उसका जो है एक किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ये हसरत पूरी करना चाहते हैं ये इंटरव्यू के जरिए। ये इंटरव्यू एक नूरा कुश्ती थी, ये एक फिक्स्ड मैच था, उसमें सवालात और जवाब जो है पहले तय हो चुके हुए थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीडिया जो है इन चीजों में ना पड़े। फॉर गॉड्स सेक डोंट गेट ड्रैग पाकिस्तान आर्मी इनटू दिस कंट्रोवर्सी। सियासत जो है उसमें ऊंच नीच भी होता है, सियासत जो है उसमें अच्छा बुरा भी होता है, सियासत में गाली गलोच भी होती है। आप इस इंस्टीट्यूशन को प्रीमेच्योरली, एक ऐसी चीज जिसका भी वक्त नहीं आया, 2.5 महीने दूर है, उसके मतलब कभी उसको इलेक्शन से नथी कर रहे हैं, कभी नई हुकूमत से नथी कर रहे हैं। पुरानी हुकूमत जो है जो उनकी जगह आई है वो एक कानूनी और आईनी तरीके से आई है, वो बिल्कुल हमारा राइट है, और ये राइट इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज करेंगे, वक्त आने पे एक्सरसाइज करेंगे। We don't want to get embroiled into this controversy 2.5 months before. जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें एक मसला ये है कि DGISPR बता चुके हैं, और जो बात उन्होंने की उसका लुबे-लुबाब यही था कि आर्मी चीफ तौसी लेंगे ही नहीं। तो क्या इस हवाले से कोई बात हुई है मौजूदा आर्मी चीफ से, या इस हवाले से कुछ सोच रही है हुकूमत? मैंने शाहजेब आपके इसमें प्रोग्राम में पहले भी कहा था, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस किस्म की कोई बहस और तमहीज जो है या इसमें कोई गुफ्तगू का एक्सचेंज जो है वो अभी तक कतई तौर पे कोई नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट करूंगा, इट इज प्रीमेच्योर टू स्टार्ट दिस कंट्रोवर्सी। ये नुकसान पहुंचाएगी हमारे इस इदारे को, जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। ये कंट्रोवर्सी ना करें। इस एक शख्स की कॉल के ऊपर जो है लाखों लोग जो है जान कुर्बान करते हैं। प्लीज इसको ना इस कंट्रोवर्सी का सियासत जैसे काम का जो है टॉपिक ना बनाएं। उसके मैं फिर रिपीट करूंगा कि उसकी कॉल के ऊपर जो है 3 स्टार जनरल से लेके नीचे एक जो सिपाही है वो अपनी जान कुर्बान करता है। उसकी सैंक्टिटी को, इस पोस्ट को या इस प्रोसेस को या इस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को खुदा के लिए जो है उसको सॉइल ना करें, उसको कंट्रोवर्सी का जो है ना बनाएं। मैं अपील करता हूं ये ना करें इस तरह की। मगर ख्वाजा साहब, अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी जमात में से ही असद उमर साहब तो कह रहे हैं कि जी जो आर्मी चीफ होता है वो अपने इदारे का होता है, अगर किसी को लगता है कि वो उसको लगाएगा तो वो उससे कमिटेड होगा। आर्मी चीफ अपने इदारे से कमिटेड होता है, जिस वक्त वो कमांड संभालता है, जैसी नोटिफिकेशन होता है वो एक आज़ाद आदमी होता है। टॉप 5 जनरलों में से आर्मी चीफ लग सकता है, मगर इमरान खान साहब फिर भी पुश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि या तो खान साहब ना इस बात को पुश कर रहे हो, वो मुसलसल इस बात को पुश कर रहे हैं और आज वो 2 कदम आगे निकल गए हैं। तो अब जो भी नया चीफ होगा, आपको नहीं लग रहा है कि उन्हें पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है, वो अब आप पे दबाव डाल दिया है कि एक जो नया आर्मी चीफ आए वो अगले इलेक्शन के बाद है? ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। वो एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इस चीज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, इस वतन से दुश्मनी कर रहे हैं जिसने उनको इज्जत दी थी और जिस अदारे ने उनको इज्जत दी थी उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये मौसम खुशी है। ये वो इमरान खान जो है जिस हाथ से खाता है उसी हाथ को काटता है। ये उसकी ट्रेडिशन है, ये उसकी एक आदत है, ये उसकी श्रेष्ठ में है, उसके डीएनए में ये चीज जो है। तो मैं आपकी वसातत से मैं अपील करूंगा, जिन लोगों को उसने इंटरव्यू दिया है वो भी तकरीबन जो है इस वारदात में शामिल हो गए। जो उन्होंने वारदात की है वो भी इस वारदात में शामिल हो गए हैं। ये वारदात है। और दूसरी बात जो है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बयानिया उन्होंने बनाया था, आज मुझे नाम भी पता है जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और उनका जो पार्टी का एक उहदेदार जो है उसकी जो मुलाकात हुई है, और फिर ये आज एक तस्वीर जो है वो एक कहीं जो जमाना कदीम की सियासत जो है बरतानिया से, वहां से एक कांग्रेस का मेंबर उठा के उसको दरमियान में खड़े होके उनके फोकल पर्सन ने, और ह्यूस्टन से जो कोई हेड है इनका पीटीआई का, उसने तस्वीर खिंचाई हुई है जैसे बाइडेन को बीच में खड़ा किया हुआ है या किसी और को खड़ा किया हुआ है या नैन्सी पेलोसी को खड़ा किया हुआ है। उस बेचारे ने उसको सियासत से रिटायर हुए एक अरसा दराज हो गया हुआ है, उसको बीच में खड़ा करके तो सारा जो है वो तालियां मार रहे हैं पीटीआई वाले के, क्या बात है, क्या हमने पता नहीं क्या करी है। ज़हनी तौर पे
ये लोग जो है आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। ये ज़हनी तौर पे जो है ये जो चीज उन्होंने तैयार की थी कि बैरूनी साजिश है। हम बताएं कि यहाँ पे बनिगाला में मुलाकातें हुई हैं, यहाँ मैस्टर से मुलाकातें हुई हैं, महमूद खान की मुलाकात का आपने जिक्र किया। वो एक जो है जमाना करीम से एक सियासी वहां पे उसकी तस्वीर जो है ट्विटर के ऊपर तारीफें कर रहे हैं। ये कैसी बैरूनी साजिश है, कैसी हकीकी आजादी है, कौन सी हकीकी आजादी? ये तो सारे के सारे जो है ये रंगबाज लोग हैं। ये लोग जो जिस तरह की ये बातें करते हैं, कल कोई बात करते हैं, अभी परसों जो बात की आपने भी मगर ख्वाजा साहब, अच्छा इसमें एक जो अहम बात है वो ये कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों मिले मुजीबुर रहमान शामी साहब से और सुहेल वड़ाई साहब से। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट ही तकरीबन ये बात की कि आर्मी चीफ होना चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद भी होंगे, उनसे भी मौका हम मालूम कर लेंगे। मगर उसके बाद 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा मेरा मसला ही नहीं है आर्मी चीफ कौन होगा, ये तो अभी हुकूमत ने फैसला करना है। मगर अचानक उन्होंने ये बयानिया बनाया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 स्टेप आगे 2 स्टेप आगे वो गए हैं। हालांकि आपने कह दिया था कि जी टॉप 5 में से एक होगा, असद उमर साहब ने भी ऑलमोस्ट यही बात की थी कि इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर इमरान खान साहब फिर भी अगर बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो हुकूमत की कोई हिकमत अमली है या खान साहब बयानिया बनाएंगे और हुकूमत कोई जवाब नहीं देगी या हुकूमत कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट इस पर नहीं करेगी? देखें, मैं शाहजेब बड़ा कैटेगोरिक और बड़ा कतई किस तौर पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि ना ये प्रोसेस अभी शुरू है, ना इस प्रोसेस पे कोई गौर है, ना इसकी ऑप्शंस पे कोई गौर है। और हम इसको इस वक्त स्टार्ट करके, इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करके जो जाल बिछा रहे हैं इमरान खान साहब, उस या जो इस वक्त चेस बोर्ड जो है अरेंज कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जो कानून और आइन के मुताबिक बात है, जब वो अदारा लॉ रिकमेंड करेगा ड्यू डेट के ऊपर, उसमें जो है जो भी प्रोसेस होगा वो प्राइम मिनिस्टर आइन और कानून के मुताबिक उस प्रोसेस के मुताबिक फैसला करते हैं। क्या इस बात पर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई इख्तलाफ पाया जाता है? कथित तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। देखें, हमारी इसमें इख्तलाफ जो है की वजह कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो भी फैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक करना है। हमने कोई फैसला जो है अपनी विम्स पे नहीं करना। हमने फैसला इमरान खान की तरफ नहीं करना कि उसने देखना है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए, जिस तरह वो अगले दिन कह रहे थे कि ये वो ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं जो इनके गैर कानूनी कामों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। क्या आर्मी चीफ या उन 5 जनरलों में ऐसे लोग हैं इमरान खान के मुताबिक, या कोई ऐसा शख्स है जिस तरह इन्होंने उसकी गुलवतनी के ऊपर भी, फेवरेट होने के ऊपर, ये सारी बातें जो है उन्होंने उनको कुछ सवालिया निशान बना दिया है। ये बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त इंटैक्ट है, जिसकी जो साख है वो इस वक्त मौजूद है, साख जो है उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं खुदा अल्लाह के फजल से लगा हुआ। ये उसको, उसकी साख को या उसकी रेपुटेशन को या उसकी जो एक अनडिस्प्यूटेबल उसका एक तशख्खुस है, उसको डिस्प्यूटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पहले तो जाहिर है वो न्यूट्रल हो कहकर तनकीद कर रहे थे, अब तो वो बाकायदा तौर पर ये साबित कर रहे हैं और आपके बयानिए को हर्ट कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इस हवाले से वो बात कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए पूरा होमवर्क कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात सुने, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो चंद वोटों के ऊपर इस वक्त स्टैंड करती है। वो वोट किसी वक्त भी खिसक जाते हैं। इनकी जो पार्टी है, इनकी अपनी पार्टी जो है पीटीआई में, आप मुझे बताएं कि वो 11 इस्तीफे जो मंजूर हुए हैं उसको जाके किसने चैलेंज किया? या तो ये कहें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, या कहें कि हमने इस्तीफे दिए हुए हैं। ये दोनों में से ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें ना, एक तरफ इस्तीफे देते हैं, दूसरी तरफ चैलेंज है। इसका मतलब है कि इनकी पार्टी, अपनी पार्टी में डिससेटिस्फैक्शन है। अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने में इमरान खान साहब नाकाम हो रहे हैं। जो बयानियां बना रहे हैं, पार्टी उसके पीछे नहीं खड़ी। असद उमर साहब कहते हैं मैं पार्टी में गया हुआ था जी, मैं खाने पे गया हुआ था, मैंने सुनी बात। वो जो कब्रों की कमाई खाने वाला बंदा है वो कहता है जी कि मुझे नहीं पता, उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, जो है उसका जो है क्या कहते हैं उसकी बैकग्राउंड नहीं पता मुझे। जो लोग इनकी पार्टी के जो स्टालवर्स हैं, इनकी पार्टी के जो सतून है, इनकी सियासत के जो एक किस्म के सतून लोग जो है इनकी पार्टी के अंदर, वो इनके ऊपर, इनकी तकारीर के ऊपर, इनके बयानियों पर कमेंट करने से जो है गुरेज करते हैं।
मगर खान साहब इस वक्त की जो सिचुएशन नजर आती है उसमें नजर आ रहा है कि खान साहब ने जो अमेरिका के खिलाफ पोजीशन ली थी उससे ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे अदालत मौका दे देती उस दिन तो मैं शायद वो बात कर देता जो अदालत सुनना चाहती थी, यानी वो इंदिया दे रहे हैं कि वो अदालत से माफ़ी भी मांग लेंगे, तौहीन अदालत का केस खत्म करने की तरफ भी जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में भी वो बात कर रहे हैं कि जी बिलवास्ता तौर पर के मौजूदा चीफ को तौसी की बात कर रहे हैं, तो वो अब अपने मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो दबाव इवेंचुअली आप पर नहीं आएगा जब अपने मामला बेहतर करेंगे और आप पे दबाव नहीं पड़ेगा कि इलेक्शन जल्दी हो, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा मुल्क? देखिए, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि वो फेंसेस मेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दबाव जो है साथ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। यानी दो कॉन्ट्रडिक्टरी रास्ते उन्होंने अपनाए हुए हैं और रास्ते जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बल्कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को रेगुलरली हर जलसे में अटैक करते हैं, साथ वो कह रहे हैं कि जी वो अपने तय समझते हैं कि मैंने इलेक्शन जीतना है, और ये कह रहे हैं, बरमिला कह रहे हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है कि आने वाले, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे जो है इख्तियार दिया जाए इस रोल के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का, जो है ये इख्तियार जो है बेसिकली रिकमेंड तो जो है पाकिस्तान आर्मी ने करना है। उन रिकमेंड शुदा नामों के अंदर जो है वो वजीर आजम ने जो है उनके अंदर से किसी को अपॉइंट करना है, और ये इख्तियार कुल जो है हर किस्म का इख्तियार जो है अदलिया अगर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करें अदलिया को गाड़ी देंगे। अगर आप देखें ये पिछले 10 या 15 या 12 या 16 दिन के अंदर जब से इन्होंने अदालत में जब पेशी हुई है तो इन्हें अदालत के इन्होंने क्या क्या बात नहीं की। अब उसका भी इन्होंने कह दिया है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जो है कैटेगोरिकली माफी मांग लेता जो है। यानी तो ये जो है ना 2 कदम आगे हटना, आगे बढ़ना, फिर 1 कदम पीछे हट जाना, फिर 1 कदम आगे हटना, आगे चलना और 2 कदम पीछे, ये बाकायदा देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। मैं बार ये बात कह रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मासूमियत के साथ या किसी नेक नीयत के साथ या सिंसेरिटी के साथ ये बातें करते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है बदनीयती के ऊपर जो है, इल इंटेंशन के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसमें कोई सिंसेरिटी नहीं है, यानी कोई एज ऑफ नाउ कोई वतन की मोहब्बत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन किसी का रिस्पेक्ट नहीं है। सारी की सारी बात जो है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। अब तो वो ऐसी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं जो हमारी मजहबी रेड लाइंस हैं। साहब यानी एज ऑफ नाउ अपनी तकारीर में एज ऑफ नाउ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई ये बात नहीं की गई है कि खान साहब ने मामला इतना मुतनाज़ बना दिया तो मुमकिन तौर पर बेहतर है कि इलेक्शन हो या नया हो, एक बिलवास्ता तौर पर या एक इंटरिम तौसी हो जाए। ये डिस्कशन अभी नहीं हुई है हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक शख्स के प्रेशर में आके जो है वो अर्ली इलेक्शन करवाए जाए। अल्लाह का फजल है, कोलिशन गवर्नमेंट को जो है एतमाद हासिल है नेशनल असेंबली में, और काबीना के मामला जो है बड़ी हार्मनी के साथ चल रहे हैं। कोई उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह के फजल से कोई क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर है, इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर है, हम उसे टैकल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से वो जरूर होंगे। बिजली के बिल ज्यादा महंगे हुए हैं, जरूर ठीक बात है। पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक बात है। गैस महंगी हुई है, ठीक बात है। ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में एक IMF वाला जो एक था जो रुकावट थी वो दूर हो गई हुई है। इसको रुकावट को जो है इन्होंने हमारे रास्ते में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की वो जो लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि बड़ी जो है दुश्मनी इस मुल्क के साथ इमरान खान ने नहीं की। खान साहब बहुत शुक्रिया, खान साहब बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना का भी मौका मालूम करें कि खान साहब ने उस पर भी बड़ी तनकीद की है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मिले थे इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले। अब जो इमरान खान साहब ने नई पोजीशन ली उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या समझ रहे हैं, क्या अंदर का मामला है, बात करेंगे एक बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब ने 2 बयानिए बनाए थे। एक अंदरूनी बयानिया था जिसमें वो न्यूट्रल्स को
कभी हैंडलर्स कहते, कभी उन पर तनकीद करते नज़र आते। मीर जाफ़र, मीर सादिक की बात करते और एक बैरूनी साजिश का बयानिया था जिसमें वो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, अमेरिका की इंटरफेरेंस की बात करते थे। अब अमेरिकी सफ़ीरों से मुलाकातें भी हो रही हैं, वहाँ पर PR फर्म भी हायर की जा रही है, साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो तौसी का इंदिया दे रहे हैं इमरान खान साहब। आखिर इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, किस तरफ से सूरत हाल को लेकर जा रहे हैं? हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब और सोहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, दो बयानिए थे जो कि खान साहब ने बनाए, एक बैरूनी एक अंदरूनी। तो ये क्या जो एब्सोल्युटली नॉट के मामलात थे, जो साजिश के मामलात थे, जो मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल्स, वो सारा एक तरफ था? खान साहब एक रास्ता बनाना चाह रहे थे या बनाना चाह रहे हैं कि इक़्तिदार में किस तरीके से वापसी हो, उसमें चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़े, PR फर्म हायर करने पड़े, सफ़ीरों से मिलना पड़े, साबिक लोगों से मिलना पड़े, या फिर कोई तौसी की बात करनी पड़े, बस एक रास्ता निकल जाए जिसमें उनको इक़्तिदार मिल जाए? देखें, खान साहब ने जो भी बयानिए अपनाए थे वो कारगर साबित नहीं हुए, वो उनके पाँव की जंजीर बन गए। अब वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो शायर ने कहा है ना कि काबे को जा रहा हूँ, नज़र सुए दैर है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, कोई देखता ना हो। तो खान साहब जो हैं एक कशोपंज में मुब्तला नज़र आते हैं और शायद अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ मामलात में पोजीशन ली उसने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, उसको कुशादा नहीं किया। लेकिन वो किसी रास्ते पर ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं और थोड़ी देर के बाद फिर वो किसी और तरफ देखने लगते हैं। आप देखिए, अभी भी जो उनकी मुश्किलात हैं उन्होंने ख़ुद पैदा की हैं। अभी उनके हरीफ जो हैं वो उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा नहीं कर सके थे जो उनकी अपनी तकरीरों से, उनके अपने अज़हार राय से और अदारों पर हमलों से पैदा हुई है। अब वो तौहीन अदालत का जो मुकदमा सामने कर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं, वो भी ख़ुद उनका अपना पैदा करता है। दहशतगर्दी का जो मामला चल रहा है वो भी उनका अपना पैदा करता है। और भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उन्होंने अपने लिए उलझनें पैदा की हैं। तो अब वो उलझनों में से रास्ता निकालना चाहते हैं, इनको सुलझाना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उनको खुले दिल के साथ अपने हरीफों को तस्लीम करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी और उसके बाद कोई रास्ता निकालना होगा। ना वीटो उनके पास है, ना उनके हरीफों के पास है। उनके हरीफ जो हैं वो भी नहीं कह सकते कि वो तन आगे बढ़ सकते हैं। जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, सियासी मामलात हैं, सैलाब ने जो तबाही पैदा की है उसको आप देखें, उसके मनाज़र हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है, मईशत और सियासत दोनों तकाज़ा कर रही हैं कि एक दूसरे के साथ बात की जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए और बहैसियत कौम मामलात को फेस किया जाए। अलग अलग रहकर एक दूसरे को जिच करके, एक दूसरे को नाकाम बनाने की कोशिश करके शायद हम सब नाकाम हो जाएंगे। ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो सामने दीवार पर लिखी नज़र आ रही है। भाई साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में खान साहब की जो पोजीशन थी अब तक, उसका फ़ायदा नहीं हुआ जिसकी वजह से वो पीछे हट रहे हैं, या अपनी पोजीशन की वजह से ही एक रास्ता बनाने में कामयाब हुए हैं? मेरा ख्याल है कि पहले तो हमें इस लचक को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने दोनों मामलात पर लचक दिखाई है। एक अमेरिका के मामले में भी उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को वो कोस रहे थे कि शायद उनके बार बार पहलू बदल कर उन पर हमला आवर होते थे, लेकिन अब उसी इस्टेब्लिशमेंट को तोसी देने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ों पर उन्होंने अपने पुराने मौक़िफ़ से जो है वो इनराफ़ किया है। और हम कह रहे थे कि वो मुज़ाकरात भी करें, बहुत कौम का मुतालबा था। मेरा ख्याल है तीसरी बात भी उन्होंने मान ली है और उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक रास्ता खुल गया है। और देखें, आर्मी चीफ वाला मामला कितना कंट्रोवर्शियल था और कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब अगर वो तस्दीक देने पे आमादा हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी आमादा है तो ये मसला तो हल हो गया। तो मसाइल हल करने का रास्ता यही है कि अपनी अना को और अपनी जो अकड़ है
उसको ख़त्म करें। खान साहब पहले बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनके पास पॉपुलैरिटी है लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं होती, इसके साथ साथ आपको माकूलियत और इसके साथ मुफाहमत भी ज़रूरत होती है, आपको अदारों के साथ चलना भी ज़रूरी होता है। वो चल नहीं रहे थे बल्कि उनसे लड़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज उनके अंदर तब्दीली देखने में आ रही है, अगर वो इस तब्दीली पे कायम रहते हैं और मुज़ाकरात भी करने पर तैयार होते हैं और इसी तरह असम्बली में वापस चले जाते हैं और इसी तरह तोसी पे भी एग्री करते हैं और अगले साल इलेक्शन पर रजामंद हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर मईशत पर भी मुफाहमत जो है वो मुमकिन हो जाएगी। शामी साहब, ये एक ऐसे वक्त में ये बात की है शामी साहब उन्होंने, जिसमें हमें पता है कि DGISPR काफ़ी अर्सा पहले कह चुके हैं कि आर्मी चीफ ना तो तोसी लेंगे ना ही कबूल करेंगे अगर हुकूमत की तरफ से दी भी जाती है। उसके बावजूद जब हुकूमत कह रही थी कि जो टॉप 5 के जर्नल होंगे उनमें से हम आर्मी चीफ अनाउंस करेंगे, खान साहब अगर तोसी की बात करते हैं और पब्लिकली हमने देखा है कि कभी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ है नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट उनके अपॉइंटमेंट से चंद माह पहले, तो ये वो मसले का हल निकाल रहे हैं या मसले को पेचीदा कर रहे हैं? देखिए, जो अभी हमारे भाई सोहेल साहब कह रहे थे कि अगर अमेरिका से वो मामला दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये तो फिर अमेरिका को सोचना चाहिए, उसके लिए कोई इत्मीनान की बात इसमें है कि नहीं है। और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के और उनके दरमियान का मामला है। वह बुनियादी बात यह है कि अगर खान साहब की जो बात है क्या उसको मौजूदा हुकूमत तस्लीम करेगी। खान साहब ने हमारे सामने तो ये कहा था कि सीनियर मोस्ट जो जर्नल है उसको आर्मी चीफ होना चाहिए, वो इस बात के कायल थे। तो अब अगर वो इख्तियार जो है वो नए आने वाले वज़ीर आज़म को देना चाहते हैं तो कानूनी और आइनी तौर पर तो जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। क्या वो अपने इस इख्तियार से दस्तकश हो जाएंगे? क्या खान साहब ने जो जैतून की शाख लहराई है वो फिल वाक़ई जैतून की शाख है या ये एक मजबूरी का सौदा कर रहे हैं? या ये सारे सवालात भी पैदा होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि खान साहब ने एक बात कही और दूसरे आंखें बचाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी तो अपने कांटे जेबों में रखते हैं और कांटे बिछाने पे तैयार रहते हैं। और ख़ुद खान साहब ने जब ये बात कही है कि इलेक्शन के मामले पे वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो ये तो पोजीशन उनकी पहले दिन से थी कि अगर इलेक्शन की तारीख दे दी जाए तो फिर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर खुले दिल के साथ वो बातचीत की पेशकश करते हैं तो मेरा ख्याल फिर हमें भी ये अपील करनी होगी और मुतालबा करना होगा हुक्मरानों से भी और उनके मुखालफों से भी कि वो भी अपनी बाहें ज़रा खोल लें और तंगदिली का मुजाहरा ना करें। लेकिन अगर मगर है और दाव पेच है तो फिर तो वो भी अपने अगर मगर करेंगे और दाव पेच लड़ाएंगे तो फिर बात तो वहीं रहेगी जहाँ से शुरू हुई थी और फिर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। बड़ाई साहब, आप ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में खान साहब मामला उलझा रहे हैं या उसको सुलझा रहे हैं, जब हुकूमत कह चुकी कि अगले जो 5 सीनियर होंगे उनमें से हम आर्मी चीफ अनाउंस करेंगे, जब आर्मी चीफ के हवाले से DGISPR कह चुके हैं कि वो तौसीक कबूल नहीं करेंगे और इसी इस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान साहब शदीद तनकीद कर चुके हैं, उन्हें कभी हैंडलर कहते हैं कभी न्यूट्रल कहते हैं, मीर जाफर मीर सादिक, तो जब वो बात करते हैं एक तौसी की नई हुकूमत आने तक, तो वो मामला उलझा रहे हैं या सुलझा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो मामले को सुलझाना ही चाह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था, पहले मैं और शामी साहब उनसे मिले थे तो उन्होंने ये पेशकश की थी कि जी सबसे सीनियर मोस्ट को बना दिया जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो और इंडिया की तरह मामला हो कि ख़ुद ब खुद सीनियर मोस्ट जो है बन जाया करे। लेकिन फिर शायद उन्हें किसी ने कान में कहा है कि इसकी बजाय आप अगली हुकूमत पे छोड़ दें। अब उसमें भी देखना होगा कि इसके क्या असरात होते हैं। अगर अगली हुकूमत तक छोड़ते हैं तो उस वक्त तक कौन कौन से जर्नैल जो हैं वो मौजूद होंगे, क्या उनके फेवरेट जर्नैल मौजूद होंगे या उनको दोबारा फ़ायदा देने के लिए तो वो ये नहीं कह रहे। तो ज़ाहिर है दूसरा फ़रीक जो है, जो मुखालिफ फ़रीक है, जो हुकूमत है, वो भी देखेगी कि उनकी इस बात के पीछे, इस ऑफ़र के पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हैं, तो फिर ही फैसला किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता कि एक असूल तय कर लिया जाता, सीनियर मोस्ट का असूल तय कर लिया जाता या कोई और असूल तय कर लिया जाए ताकि हर 2-3 साल के बाद ये जो झगड़ा होता है और जो कंट्रोवर्सी बनती है ये ना बने। और दूसरा, खान साहब मुफाहमाना तर्ज़ अमल इख्तियार करें। उन्होंने अदारों के साथ, कभी अदलिया के साथ, कभी फ़ौज के साथ, कभी अमेरिका के साथ, सबसे जो एक जंग छेड़ रखी है इसको बंद करना चाहिए। आज के उनके बयान से तो ऐसे लगता है कि वो अपने ये महाज बंद करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो वेरी गुड।
बहुत शुक्रिया। इमरान खान एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इस हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही है। क्या ऐसा ही है? क्या बाकी IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद मुल्क को डिफॉल्ट करने का खतरा पैदा हो गया? बात करेंगे इसके बाद। IMF प्रोग्राम की बहाली और हुकूमती दावों के बाद भी मुआशी गैर यकीनी बरकरार है। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है और आज भी रुपया इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में ₹1.70 गिरा और डॉलर $229.82 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 इजाफे से ₹236 का हो गया है। और अहम बात यह है कि 236 के रेट पर भी आज ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर नहीं मिल रहा था और एक्सचेंज कंपनीज डॉलर खरीदने वालों को बता रही थी कि उनके पास इस रेट पर भी देने को डॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स की कदर भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुसलसल गिर रही है। आज तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा होने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। इमरान खान ने कहा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं क्योंकि मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया है और यह हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रुपए की कदर गिरने पर तशवीश का इजहार किया था। आज FPCCI ने भी रुपए की कदर गिरने पर तशवीश का इजहार किया है। हमारे साथ वज़ीर ख़जाना मिस्टर इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिस्टर इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर इस्माइल साहब, पहले तो एक उम्मीद थी कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो रुपया गिर रहा है, संभल जाएगा, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की यील्ड गिर रही है, संभल जाएगी। अब तो आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया मगर हमें ब्लड बाथ नज़र आ रहा है डॉलर के मुकाबले में, रुपए की कदर में, इंटरनेशनल बॉन्ड्स में हम देख रहे हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया, ये हुकूमत नहीं संभाल सकती है। जी शुक्रिया। अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो सबसे पहले पाकिस्तान में इमरान खान ने ही पैदा किया था, जिसको आके हमने संभाला है अल्लाह की मेहरबानी से, और IMF प्रोग्राम ला के डिफ़ॉल्ट के हमने उससे निकाला है। लेकिन जो इस वक्त आफत आ गई है पाकिस्तान में इस सैलाब की सूरत में, जिससे कि सिंध की पूरी कॉटन का क्रॉप जो है वो तबाह हो गया है। $3 बिलियन से ज़्यादा की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तबाह हो गई है। हमारा राइस का सिंध का 3/4 क्रॉप तबाह हो गया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी। हमको वीट की ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कॉटन की ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मार्केट्स जो है उसको रिएक्ट कर रही हैं। ज़ाहिर है कि जब IMF हुआ था उससे पहले आपने देखा कि अगस्त के महीने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से रुपया जो था वो कदर गेन कर रहा था और 240 से 213 तक आ गया था। उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, उसके बाद कभी IMF में रहो कभी नहीं रहो वगैरह वगैरह। उसके बाद अब जाके आप जो है जब IMF का प्रोग्राम हो गया तो फ्लड्स आ गए। फ्लड से पहले लोग बात कर रहे थे कि IMF की किस विंडो में जाएंगे, क्या करेंगे। अब फ्लड्स जो है पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिक फ्लड्स आए हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेचुरल कैटास्ट्रफी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा सा आएगा। वो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको। नहीं, मगर मिस्टर इस्माइल साहब उससे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन भी है, जिसमें ना स्टेट बैंक इंटरवीन कर पा रहा है ना हुकूमत इंटरवीन कर पा रही है, जिसके लिए FPCCI ने भी और कराची चैम्बर ने भी तनकीद की है कि ये जो है इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है कि ₹12 का भी रुपया इंटरबैंक से ओपन मार्केट में महंगा हो जाता है और बजाय इसके कि ओपन मार्केट का रेट नीचे आए अब इंटरबैंक उसको फॉलो कर रहा है। आज भी ₹6 ऊपर है और ₹6 ऊपर भी 236 पर भी आज मार्केट में लोगों को डॉलर्स नहीं मिल रहे थे। तो डॉलर्स की कमी है, ये सिर्फ फ्लड्स की वजह से तो नहीं ना पैदा हुआ, कुछ ना कुछ और हो रहा है मार्केट फोर्सेस के अलावा। डॉलर्स की कमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और हमने यहाँ पर आपको जानते हैं कि हमने ₹1 के इंपोर्ट्स को, डॉलर्स के इंपोर्ट को हमने काफ़ी तरीके से रोक रखा है और जिसकी वजह से इंपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है। अब लोग जो है वो उसको कहीं और तरीके से पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी सेकंड दूसरी वाली मार्केट कर्ब मार्केट बढ़ रही है। पहले आपके अगस्त के शुरू में आपकी कर्ब मार्केट जो थी वो इंटरबैंक मार्केट से नीचे थी, तो रोज़ कर्ब मार्केट से पैसे आ जाते थे इंटरबैंक की तरफ। अब उसके बाद जब अफगानिस्तान में और दीगर जगहों पर रुपए की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, तो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, तो कर्ब मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट से बढ़ गई है। तो जो डॉलर हमारे पास रोज़ का कर्ब मार्केट से इंटरबैंक आता था $20-25 मिलियन, वो आना कम हो गया है। ये भी मसला है। लेकिन हम अब भी ये समझते हैं कि जो हुकूमत की हिकमत अमली है, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हमको फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत लोगों को तकलीफ़ है, कर्ब में हैं लोग, कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं, लोग भूखे हैं, सब कुछ है। लेकिन हुकूमत जो है उसके कुछ ना कुछ सद्देबाब कर रही है। और जो हम मईशत को जिस तरह हम लेकर जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों के अंदर लोगों को ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि हुकूमत जो है ये फ्लड से निपटना भी जानती है और इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है। खान साहब वगैरह तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। जो बॉन्ड्स फिर ये क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अगर आप डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की जो यील्ड है, जो हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से वो गिरे हैं, वो क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस बात को? हम वापस वहाँ क्यों चले गए जहाँ से रिकवर करके आए थे? जी वही आपकी बात एकदम दुरुस्त है। बड़ा मुनासिब सवाल है कि देखें, जो हमारी जब हुकूमत आई थी तो उन दिनों ब्लूमबर्ग की एक ख़बर आई थी, जो एनालिसिस किसी ने लिखी थी, एनालिस्ट ने लिखी थी कि दुनिया का चौथा
लाइकलीस्ट मुल्क है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के होने पे। उसके बाद हमने उसका चांस कम किया, हमारे रुपए का डॉलर का बॉन्ड जो है बढ़ गया, जो 22-23 का बॉन्ड है वो 96% पर चला गया। उसके बाद जब फ्लड्स आए लोगों को लगा कि 2-3 बिलियन की कॉटन लेनी पड़ेगी इनको, 1-8 बिलियन की एक्स्ट्रा वीट लेनी पड़ेगी, 500 मिलियन शायद राइस में कम हो जाएं। जब दीगर इनको चीज़ें नज़र आईं तो मार्केट ने वो प्राइसिंग करना शुरू करा कि क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुश्किल में तो नहीं फंस जाएगा, क्योंकि ये एक मसला तो है ना, मतलब आई मीन यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पाकिस्तान को जो IMF की कंडीशंस थी उस पर रहना बड़ा मुश्किल है, और ये जो धचका आया इससे मुश्किल और हालात पैदा हुए। लेकिन जब हम अगले चंद दिनों के अंदर जब हम देखेंगे कि हमने दूसरी मल्टीलैटरल्स को एंगेज किया है, IMF से एंगेजमेंट की है, जब हम दूसरे बायलैटरल ममालिक को एंगेज किया, जब आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको सही तरीके से निपट रही है, तो फिर खुद ब खुद मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कब तक देखेंगे जो है वो प्रिकैरियस। देखिए फिलहाल तो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रही ना लोकल मार्केट ना इंटरनेशनल मार्केट, और ये कब तक देखेंगे, क्योंकि IMF के आ गए $1.17 अरब डॉलर। IMF के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि $16 अरब तक आप रिजर्व्स को लेके जाएंगे। दोस्त ममालिक नहीं दे रहे हैं, हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट पता नहीं कब तक आएगी। तो ये पैसे और इंस्टीट्यूशन से कब आएंगे, क्योंकि हम बहुत थिन मार्जिन पर आप खड़े हैं रिजर्व्स को लेकर, कुछ 6 हफ्ते की मुश्किल से दरामदाद के पैसे हैं आपके पास रिजर्व्स में, जिसकी वजह से ये खतरा तो पैदा हो रहा है। अगर $18-20 अरब डॉलर का मीशत में नुकसान हो गया, आपने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, कॉटन भी इंपोर्ट करनी है, तो पैसे कहाँ हैं हमारे पास? देखिए जिस तरीके से हमने कोशिश करके और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसमें हमको कामयाबी भी हुई है कि इंपोर्ट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है हमने, और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि फ़्लड्स आए तो हमको थोड़ी सी रीडबल एफर्ट करनी पड़ेगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 कमेटियाँ बनाई हैं, जिसमें से एक जो है वो एनर्जी की इंपोर्ट्स को देखेगी, दीगर इंपोर्ट्स को देखेगी कि हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे, फ़ॉरेन एक्सचेंज वगैरह को भी देखेंगे। आप देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगी। पहला जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का प्रायोरिटी थी, हम सब की प्रायोरिटी थी, वो रिलीफ़ की फ़ंडिंग थी जो हमने की है। लोगों को जो इस वक्त तकलीफ़ में है, हम 70 अरब रुपए हमने दिया है बिस्प के थ्रू। उसके अलावा हमने लाखों टेंट्स प्रोवाइड किए NDMA के थ्रू। सूबे की हुकूमत कर रही है, मेघालय सिंध हुकूमत ने शायद 5 लाख टेंट्स ख़रीदे हैं, 12-15 लाख NDMA मस्कीटो नेट्स बांट चुका है, पता नहीं लाखों फूड पैकेट्स बांट चुकी है। ये तबाही है, मगर इसमें हमने रिलीफ के ऊपर तवज्जो दी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई इंटरवेंशन भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपके जो पॉलिसी मेजर्स हैं जिसमें आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, अगर उसका नतीजा यह है कि वही लोग इंपोर्ट फिर भी किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं और उल्टा ओपन मार्केट से पैसे ले रहे हैं, अगर उनकी एलसीआं नहीं खुल रही हैं और वो किसी ना किसी तरीके से दरामद करने में कामयाब हो रहे हैं, और ओपन मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हो गई और इंटरबैंक अब ओपन मार्केट को फॉलो कर रहा है, तो आपका पॉलिसी टूल जो था वो तो फेल हो रहा है ना। तो इसका क्या काउंटर है आपके पास? आपने पाबंदी लगाई थी और वो फेल हो गया, हम देख रहे हैं कि एक अलग किस्म का पैनिक है। देखिए खानदार साहब, मैंने शुरू से ये बात की थी कि ये जो टेम्प्रेरी मेजर्स हैं ये टेम्प्रेरी हैं, और मैं सितंबर के एंड तक इनको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब जब फ्लड्स आ गए तो मैंने कहा कि थोड़े अरसे तक इसको और चलने देंगे, कुछ चीज़ों को वाइंड अप कर देंगे और कुछ चीज़ों को नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग जो है वो टेम्प्रेरी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने गाड़ी की कीमत कंपनियों पर पाबंदी लगाई है या गाड़ियों की इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई है, तो वो तो लोग नहीं ला सकते ना कर्ब मार्केट के थ्रू। वो तो आई मीन ऑब्वियसली कस्टम के अंदर मसले होते हैं, वो तो ऑफिशियल चैनल से आती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये पॉलिसी जो है वो बिल्कुल कामयाब हुई है, लेकिन ये 100% तो किसी चीज़ में कामयाबी नहीं होती, और हम उसको मज़ीद देखेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पैनिक का मसला है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब जबकि हमने रिलीफ की एक तवज्जो कर दी है, तो अब हमारी तवज्जो है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वो जनरल असम्बली के अंदर वहाँ पर बात होगी। US8 की एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान आई थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान वहाँ पर कई मगरबी ममालिक के और दीगर ममालिक के सदूर से और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। चीन के वज़ीर सदर से मुलाकात हो रही है उनकी चंद दिनों में। दूसरे फ्रेंडली अरब कंट्रीज़ के रूलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखेंगे कि अगले 15-20 दिनों के अंदर हम लोगों को ये शेप नज़र आएगा कि पाकिस्तान फाइनेंशियली किस तरह फ्लड से वो कर लेगा। और पाकिस्तान जो है, मैं आपको और आपके तवज्जुह से आपके सामाईन को बताना चाहता हूँ कि कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब तक शहबाज शरीफ यहाँ बैठे हैं इस हुकूमत में, हम कोई न खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। लेकिन यस मुश्किलें हुई हैं, यस फ्लड की वजह से कुछ हमको सेटबैक
सेटबैक्स हुए हैं और जाहिर है कि फ्लड की वजह से बहुत लोगों को फ्लड का एक सेटबैक है, मगर मैं ज़ाहिर जो हुकूमत पर तनकीद होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, उसकी नहीं बात हो रही, मगर जो लिमिटेड ऑप्शंस है क्या उनको भी हुकूमत एक्सरसाइज कर रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, आपने लास्ट टाइम भी कहा था प्रोग्राम में भी कि अब आपकी तवज्जो महंगाई पर होगी, मगर वो कैसे होगी? क्योंकि जो पिछला आपने ऑयल प्राइस रिवीजन किया है उसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में 11.5 रुपए गिर गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी बहुत प्राइस का फायदा हो जाता है आवाम को, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका डॉलर का एवरेज है वो कम आएगा, तो महंगाई उल्टा बढ़ेगी जिस तरीके से डॉलर बुरी तरीके से गिर रहा है। तो आप वो इंटरवेंशन, क्योंकि फ्री मार्केट तो ठीक है IMF ने कहा है, बट ये फ्री मार्केट है या मैनिपुलेशन है जिस पर भी हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही है, ये सवाल पैदा हो रहा है। देखिए शाज़ेब भाई, एक तो IMF के कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं हुकूमत को इंटरवेंशन के, और दूसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत के पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम इंटरवीन कर सकें। और जब भी हमने इस टेम्पटेशन में अपने आप को डाला है कि हम इंटरवीन करते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगेगा इस वक्त अगर $1 बिलियन स्टेट बैंक मार्केट में फेंक दे और हम रुपए को 15 रुपये ऊपर ले आएँ, लेकिन क्या वो मतलब इस वक्त ये करना चाहिए जब आपके पास लिमिटेड डॉलर्स हों और इतना सामने आपके पहाड़ जितना डेट खड़ा हुआ हो, आपके इतने अखराजात खड़े हो? मैं नहीं समझता कि हम ये इम्प्रूडेंट हल फैसले करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक प्रूडेंट उसमें जाएंगे। हम पहले भी डॉलर को नीचे लेकर आए थे, इंशाल्लाह हम फिर लेकर आ जाएंगे, लेकिन अपने वक्त पे एक प्रूडेंसी के साथ, प्रूडेंस के साथ चलेंगे और कोई ऐसा नी जर्क फैसला नहीं करेंगे कि जो पॉपुलिस्ट फैसला हो, आवाम इस वक्त खुश हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान हो। एक नुकसान होता है ना, जैसे मिस्टर स्मिथ साहब लास्ट टाइम आवाम 2 दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप तेल की कीमतों में कमी करेंगे, मगर आप इसलिए नहीं कर सके कि जो पिछला था वो एक तो बहुत ज़्यादा दरामद हो गया था, वक्त पर इंटरवेंशन नहीं हुई, ऊपर से LC'याँ 248 पर और 245 पर जाके खुली थी। जब मार्केट इस तरीके की होती है तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है। दरमियान में बैंक्स 300% ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर कमा लेते हैं, या फिर ओपन मार्केट में भी लोग सट्टेबाजी में ज़रूर कमा लेते हैं, आवाम को नुकसान ही होता है। मैं इसमें मेरे जहन में कोई डाउट नहीं है कि कुछ बैंकों ने, न सब नहीं लेकिन कुछ बैंकों ने ये हालात से फ़ायदा उठाया और बड़ा महंगा डॉलर बेचा है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है और 2 दिन के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर से ये रिपोर्ट तलब की है। मैं कई मरतबा मुतअद्दिद बार स्टेट बैंक से कह चुका हूँ कि ये क्यों करो। इन्होंने 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस दिया और एक प्रोसेस के बाद उन बैंकों को इंशाअल्लाह ताला एक सज़ा मिलेगी, जो पता चलेगी कि क्या सज़ा दी है और लोगों को पता चलेगी। इट विल हर्ट, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जिसने ज़्यादती करी है वी विल हर्ट देम। जहाँ तक दूसरी बात है कि लोग तकलीफ़ में हैं, तो इसमें भाई मैं इसमें बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब IMF से आपकी ये बात हुई है कि आप इस पर सब्सिडी नहीं देंगे और एक टेबल के हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताएं कि अगर दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, जो अब मतलब पाकिस्तानी रुपयों के अंदर वो हम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ये करना? क्या इस वक्त जब अफोर्ड कर सकेगा पाकिस्तान करेगा? देखिए मिसाल के तौर पर मैं कतई तौर पर इस बात के लिए नहीं पुश कर रहा हूँ कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर बिल्कुल नहीं सब्सिडी होनी चाहिए। जो आपके IMF के साथ कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए, बट जो गुंजाइश पैदा होती है वो रुपए में स्पेकुलेशन की वजह से भी आवाम को रिलीफ ना मिले, उस पर सवाल उठा रहा हूँ। बिल्कुल देखें, अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ मेजर्स लेने, और आप देखेंगे कि हम कुछ मेजर्स आपको पता चलेंगी और कुछ मेजर्स का आपको अफेक्ट पता चलेगा, लेकिन अगले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत एक मेजर्स का पैकेज आपके सामने लेकर आएगी। यहाँ बात, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर इस्माइल साहब मौजूद थे, वो कह रहे 4 से 5 दिन में पॉलिसी मेजर्स जो होंगे उनके असरात नजर आएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।